Hi friends, how are you? So today is 17th January, सेशन 15। तो आज देखते हैं हिंदू के पेज 1 पे आया हुआ था ये वैक्सीन का आया हुआ था। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चंस कुछ नहीं आते, बट इसमें देखिए एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि देयर आर 100 कंट्रीज विच डू नॉट हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 3 करोड़ बट इंडिया इज द फर्स्ट फेज। मतलब ये बेसिकली था कि इतनी तो पॉपुलेशन भी नहीं है 100 कंट्रीज की जितनी बड़ी हमारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलने वाला है। इसमें देखने वाली बात ये थोड़ी सी ये है कि देयर आर ओनली 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद मोर देन 30 करोड़ पॉपुलेशन, इंडिया, यूएस एंड चाइना। तो थोड़ा सा ना कई बार ऐसे यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस निकाल लेते हैं। तो क्या एक बार मैंने यूएन का डेटा निकाला है कि मोस्ट पॉपुलेट देखे तो चाइना, इंडिया, यूएस, फिर इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील। मैं समझता हूँ ये चीज़ें बहुत बेसिक है, बट कई बार क्वेश्चंस बहुत टिपिकल आ जाते हैं कि हाउ मेनी कंट्रीज आते मतलब या स्टेटमेंट्स आ जाती हैं तीन चार ना कि इंडिया, यूएस एंड चाइना, या दे आर 3 कंट्रीज विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 30 करोड़। तो आप सोचेंगे ये करंट से क्यों आए इतने बेसिक क्वेश्चन जो उस टाइम दिमाग नहीं काम करते हैं। तो जो मैंने जैसे आपको एनालिसिस में भी बताया था कि कैसे हम लोग फास्ट रिएक्ट करते हैं जो हम ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं, तो वो ऐसे ही होगा कि ऐसे न्यूज़ निकाली जाती है कि 30 करोड़ से ऊपर, ये यूएन का डेटा है, यूएन की साइट से निकाला है मैंने। चाइना, इंडिया, यूएस, यही 3 कंट्रीज है जिनकी 30 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, आप ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये याद रखिएगा 3 ही कंट्रीज़ हैं जिनकी 30 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है। 50 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन वाले सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ हैं। ये थोड़ा-सा याद रखिएगा। और आज मैं देख रहा था एक व्हाट्सएप का ना बहुत ज़्यादा प्राइवेसी वाला आया हुआ है, बहुत दिनों से शोर भी चल रहा है कि अब तो इन्होंने एक्सटेंड कर दिया कि 3 महीने बाद लाएँगे। बेसिकली है क्या कि वो कह रहे हैं जो हम पर्सनल मैसेजेस, फ्रेंड्स मैसेजेस वगैरह वो करते हैं वो तो एन्क्रिप्टेड है। एन्क्रिप्टेड मीन्स ना तो वो फेसबुक देख सकता है, ना ही व्हाट्सएप दे सकता है। एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। बट वो कह रहे हैं कि जो बिजनेस मैसेजेस होंगे वो उनको अब हम देख सकेंगे, क्योंकि उससे वो लोग ना अपने फेसबुक वगैरह पे उस पे एड्स वगैरह लाएंगे या जो भी एडिंग वगैरह करेंगे, या आपको उस टाइप की एड्स दिखाएंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे बेसिकली आपको। तो उस पर ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता, मेंस में ही थोड़ा सा पढ़ सकते हो आप, अभी कुछ नहीं है, कभी एडिटोरियल पे आएगा तो आई लेट यू नो। बट उसमें से क्या निकलता है, जैसे आप देखेंगे सिग्नल बहुत चल रहा है आजकल, तो कई बार ना 3 कंपनीज पूछ ली जाती है मिस मैच करके, ये 2007-8 में बहुत बार हुआ है। तो जैसे सिग्नल है, ये भी व्हाट्सएप जिसने फॉर्म की थी ब्रायन एक्टन उसी का ही है, बट ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और एक आजकल टेलीग्राम बहुत चल रहा है, टेलीग्राम भी यूपीएससी वालों के ग्रुप्स बहुत बने हुए मैंने सुना है आजकल। तो वो कहाँ का है, ये रशिया की है। ये देख लीजिएगा नाम, थोड़ा सा वैसे ही लिख लीजिएगा ताकि आप 2-3 बार पढ़ेंगे ना, जब जब रिवीजन कर लिया हो करेंगे तो आपको याद आ जाएगा हाँ ऐसे नाम आया था और ये है। जो इसमें से निकालने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि यूरोपियन यूनियन का स्ट्रॉन्गेस्ट है, याद रखिएगा, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर रेगुलेशंस, उसको कहते हैं वो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। कई बार ये पूछ सकते हैं कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन कहाँ है, किस कंट्री का है या किसका है। तो याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन का है, क्योंकि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट है प्रिवेसी डाटा के लिए, वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। और उसमें कंज्यूमर्स को फुल राइट्स होते हैं उनके डाटा पे, उनका डाटा कैसे प्रोसेस किया जाए और कब कौन कौन सी अगर हो भी जाता है प्रोसेस के बाद कौन कौन सी आइटम्स इरेज की जाए, वो भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वहाँ का। तो याद रखिएगा जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यूरोपियन यूनियन की है, प्लीज़ याद रखिएगा। और देखिए बड़ा अच्छा चीज़ है कि वाई डजन इंडिया गेट सच अ सेटिंग विद एक्सटेंसिव कंट्रोल। जब हम सोच सकते हैं यूरोपियन यूनियन का इतना अच्छा है, तो आपको लगेगा यार इंडिया का क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स में कभी आता है तो याद रखिएगा इंडिया लैक्स अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसे याद होगा आपको लास्ट ईयर भी आया था कि कॉम्पिटिटिव ट्रिब्यूनल, सॉरी, कोई ट्रिब्यूनल के बारे में आया हुआ था कि पेटेंट्स के रिगार्डिंग ना, आपने देखा होगा एनालिसिस में मेरे कि पेटेंट्स के रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल नहीं है इन इंडिया। तो 1 2 3 पॉइंट्स में आया, तो मैंने एकदम कहा था कि 2 तो है, मतलब वहाँ पे अथॉरिटी है इंडिया में। तो ऐसे ही ये 3 पॉइंट्स कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको एक ऑप्शन आती है, कई बार उससे ना एलिमिनेशन मेथड से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो याद रखिए कि इंडिया लैक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया हुआ है, बट वो जॉइंट कमेटी उसको अभी भी रिव्यू कर रही है। और ये किसके अंडर आता है, सब डेटा जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये याद रखिएगा, कई बार आता है क्वेश्चन तो आदमी सोचता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ना हो या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ना हो, याद नहीं रहता उस टाइम। तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके अंडर आता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। पेज 1 पे ही था कि वो एक पॉलिटिकल न्यूज़ है ये बेसिकली कि ओवैसी साहब वहाँ जा रहे हैं वेस्ट बंगाल। तो फिर आपको पता है कि पॉलिटिकल न्यूज़ तो नहीं आती हैं इन चीज़ों में, बट थोड़ा सा इसमें देखने वाली ना कई बार चीज़ें क्या होती है कि जैसे इसमें लिखा हुआ ना फुरफुरा विलेज है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीकी की मीनार है और पीर है वहाँ के। तो वो कहते हैं कि सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मज़ार है वो अजमेर शरीफ के बाद,
अब इसमें क्या होता है कि याद रखने का आप सोचेंगे कि इतना कुछ है, ये वैसे ही पॉलिटिकल न्यूज़ है, उसमें ये नहीं देखना आपने कि यहाँ पे ओवैसी साहब जा रहे हैं। और थोड़ा-सा ये इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है कि इस टाइम वेस्ट बंगाल में ना बड़ी सिचुएशन dwindling है, ठीक है? हर चीज़ के फ्रंट्स बन रहे हैं। इसलिए ना कई बार कोई कई-कई चीज़ें न्यूज़ में आ जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा लास्ट ईयर पे क्वेश्चन आ गया था कि सेंट कबीर जो फॉलोवर थे इन सेंट के, याद होगा आपको, मैंने रिव्यू में भी दिखाया है। या निम्बर्क का पूछा हुआ था कि वो कंटेम्प्रेरी थे अकबर के, तो कई बार ना ऐसे आ जाता है। तो इस बार ना जैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट बंगाल न्यूज़ में है, तो जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीकी जी का आया हुआ है, क्योंकि ये लोग एक पूरा एक फ्रंट खोल रहे हैं वेस्ट बंगाल में। ये दे आर इन टॉक्स विद कांग्रेस ऑल्सो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत बड़ा एक फ्रंट खोल रहे हैं तो वहाँ के मुस्लिम्स के लिए। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, हज़रत अबू बकर 1846 टू 1913, कई बार ये आ सकता है कि ये इस टाइम हुए या उस टाइम हुए, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। बट बहुत लेटेस्ट में हुए हैं ये हज़रत अबू बकर सिद्दीकी, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट मोस्ट प्रोमिनेंट मज़ार है ये वहाँ की। फिर पेज 6 पे था कि सॉरी, द एलिफेंट हर्ड, जो मतलब झुंड होता है हाथियों को, उसको बैचलर्स ग्रुप कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जब हम बैचलर होते हैं तो हम भी शेर कहते हैं ना, शेर की तरह चल रहे हैं, तो आप सोना हाथी की तरह चल रहे हैं, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा नोट ये बनता है कि देखिए, इंडियन एलिफेंट के ऊपर एक तो सबसे ज़्यादा ये कर्नाटका में होते हैं। इंडियन एलिफेंट्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कर्नाटका में है, और सब स्पीशीज़ है एशियन एलिफेंट की, इंडियन एलिफेंट भी। और ये कई बार ना कैसे क्वेश्चंस कुछ 3-4 टाइप के पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा ये दे आर एंडेंजर्ड ऑन द आईयूसीएन रेड लिस्ट। आईयूसीएन क्या है, मैं पहले अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ बहुत डिटेल में। ये एंडेंजर्ड है, और शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। सारे शेड्यूल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और शेड्यूल 1 भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया भी डिस्कस कर चुके हैं। बस इतना याद रखिएगा, द एनिमल्स जो शेड्यूल होते हैं वो तो हाइट हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रोटेक्शन मिलती है। बट जैसे शेड्यूल 1 में शेर भी आता है, शेर को आप पाल नहीं सकते, बट हाथी को आप पाल सकते हो। और शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप एंड मेक्स इट मैंडेटरी। मैंने आपको कई बार कहा पेपर देते हुए कि हम लोग जब मैंडेटरी देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, हम इसको रॉन्ग कर दें, बट कई बार ठीक भी होता है कि इट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द एलिफेंट ओनर्स टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर द हाउसिंग, मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स। ये चीज़ ठीक इसलिए हो सकती है अगर मैंडेटरी लिखा हो, क्योंकि शेड्यूल 1 में आते हैं, वो ऐसे ही याद रख सकते हैं आप। और जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो 1992 में हुआ था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर नहीं, ये याद रखिएगा। पेज 8 पे था कि गुजरात रैंक्स 4th among the top 5 states with highly polluted rivers। और एक था कि as per the official parameters, if the chemical oxygen demand which indicates organic pollutant load is higher than 250 mg per liter, then it should not be released into the rivers। अब आता है इसके ऊपर का नोट्स, ये है क्या। अब जैसे उसको बोला है कि गुजरात जो है मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है, ये रैंक्स 4th अमंग द टॉप 5 स्टेट्स विद हाईली पोल्यूटेड। तो क्वेश्चन बेसिक इसमें क्या बनाना चाहिए कि अपने आप से पूछना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन सी होगी। देखिए, हकीकत बता रहा हूँ, अगर आप पेपर देने बैठे होंगे तो आपके दिमाग में आएगा यूपी होगा, बट याद रखिएगा कि इन द असेसमेंट महाराष्ट्र टॉप द लिस्ट विथ 53 पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस, फिर असम, मध्य प्रदेश, देन गुजरात, ठीक है। ये याद रखे, नहीं याद रहता उस टाइम, याद रखे महाराष्ट्र टॉप करता है। और जो मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन इंडिया है वो यमुना है, और टॉप 10 वर्ल्ड की में भी यमुना आती है, नॉट ऑन द टॉप बट आती है टॉप 10 में। अब आते हैं जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड लिखा था वो क्या होता है। पहले तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड देखिएगा क्या होता है। ये बेसिकली अगर सपोज आप किसी पानी में गंद डाल दो, तो उस पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव रहते हैं ना, वो कितनी ऑक्सीजन खाएंगे उन जो आपने गंद डाला है उसको ख़त्म करने के लिए। समझ रहे हैं बात को, याद रखिएगा कि मतलब गंद को ख़त्म करने के लिए वहाँ के जीवों को कितनी ऑक्सीजन लगेगी। तो जितना ज़्यादा उनको ऑक्सीजन लगेगी, उसका मतलब बाकी जानवरों के लिए वो ऑक्सीजन उतनी कम हो जाएगी उस पानी में से। तो इसलिए जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा इसको गलत माना जाता है। और COD क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैसे आपने वहाँ पढ़ा है, इज अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग हाउ मच ऑक्सीजन वुड बी डिप्लीटेड फ्रॉम अ बॉडी ऑफ रिसीविंग वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल एक्शन। मतलब कि अगर सपोज आपने एक फैक्ट्री लगा रखी है और आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया, और आप एज इट इज़ उसका अपने फैक्ट्री का गंद जो है पे किसी नाले में डाल रहे हो, वो नाले का पानी जाके रिवर में मिल रहा है, तो COD वो मेजर करता है कि इस नाले का पानी आने से
इसके पानी आने से हमारे जिस रिवर में आ रहा है उसमें ऑक्सीजन कितनी कमी हो जाएगी जो बाकी जीव जंतुओं के लिए खराब है, क्योंकि सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो खत्म करने के लिए गंद को वो सारी उस पानी की ऑक्सीजन खा जाएंगे। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पेज 8 पे ही न्यूज़ थी कि माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लॉक टू पंजाब वेटलैंड, पंजाब हरी के वेटलैंड। एक तो याद रखिएगा कि आजकल हमारे जो जितने भी पेपर सेट करते हैं उनको वेटलैंड से बड़ा प्यार है। पता नहीं क्या हमें काम आएगा, मुझे नहीं पता, बट अच्छी बात है, वी शुड लव आवर नेचर। बट पूछते बहुत है वेटलैंड्स में, तो इस पे क्या बनता है थोड़ा ये देख लो आप। अ, एक तो जो हरी के वेटलैंड है याद रख लीजिएगा पंजाब में है। और कई बार ना कॉन्फ्लुएंस पूछ लेते हैं कि वेटलैंड के आगे मैच करके ना कि कौन सी रिवर की कॉन्फ्लुएंस पे है। तो ये याद रखिएगा ब्यास और सतलुज के पे है, हरी के, ब्यास और सतलुज। ठीक है। एक पेज 10 पे वो अपने आरबीआई के जो गवर्नर हैं इनका आया हुआ है, बहुत बढ़िया आया हुआ है। इसको कोई मेंस या इंटरव्यू जो जाए तो वो पढ़ सकते हैं, बट हमारे लिए क्या ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए कि एक्सपेंडिचर ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सबको पता होता है, एंड सोशल एक्सपेंडिचर। आपने देखा होगा लास्ट ईयर पे क्वेश्चन आया हुआ था प्रीलिम्स में सोशल कैपिटल का, बहुत लोगों का गलत हुआ था, 90% लोगों का गलत हुआ था। बट हमें लोगों का गलत क्यों नहीं होता जो प्रो हो चुके हैं, क्योंकि वी नो कि न्यूज़ में से क्या उठाना है। जैसे इसमें से आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उठाइए और उसमें नोट बनाइए, व्हाट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उन चीज़ों पे खर्चा करना जो ह्यूमन डेवलपमेंट के काम आते हैं, जैसे एजुकेशन पे खर्चा करना, हेल्थ सैनिटेशन पे खर्चा करना, वाटर सप्लाई पे खर्चा करना, जो इंसान को इंसान रहने दे, मतलब इंसान का तरक्की हो, जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट हो, उन चीज़ों पे खर्चा करना। समझ रहे हैं बात को आप? जैसे लास्ट टाइम सोशल कैपिटल आया था और इतनी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आई थी कि हर आदमी गलत करके आया था, क्योंकि सोशल कैपिटल में मतलब उसमें ये तक था कि कितनी आपकी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, या कितनी पॉपुलेशन में से कितना परसेंटेज आपका काम काजी है। तो आदमी यही सोचता है सोशल कैपिटल, बट सोशल कैपिटल था कि आपकी सोसाइटी में कितनी हारमनी है। तो ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है उस टाइम सॉल्व करना। और एक साइंस पेज पे आया हुआ था, ये देखिए आप सब जानते हैं सिल्क रोड के बारे में, पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना कई बार निकल जाती हैं जो हमें हिस्ट्री बारे में ना हम ऐड कर सकते हैं पॉइंट्स, तो ठीक रहता है हमारे लिए। कि ये सिल्क रोड तो सबको पता है कि सेंट्रल एशियन रीजन से जोड़ती थी, सदर्न एशियन भी जोड़ती थी, वेस्टर्न एशियन भी जोड़ती थी चाइना के साथ। किंग ऑफ बेबीलोन थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, बेबीलोन कई बार भूल जाते हैं बच्चे, ग्रीस सोच लेते हैं। ये मेसोपोटामिया है, बेसिकली इराक का एरिया, इराक को बेबीलोन कहा जाता था। और ट्रेड एंड कल्चरल ट्राइज वर गोइंग ऑन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट इन द ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज आपको पता ही होगा कौन सी ब्रॉन्ज एज होती है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली, और या उससे पहले वाली भी थोड़ी सी, स्टोन एज के बाद वाली। तो कहते हैं पाँच मतलब 5000 ईयर्स, 3000 BC में भी ट्रेड चल रही थी। कई बार आता है ना क्वेश्चन, तो हम सोचते हैं यार 2500 BC में स्टार्ट हुई थी, क्या नाम है, इंडस वैली, तो हो सकता है उससे पहले ना हो ट्रेड। तो याद रखिएगा 3000 BC से भी पहले चल रही थी। और पीपल फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन आर ट्रेडिंग विद दोस इन द सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया, ये सब समझ सकते हो। बट कई बार आदमी को पॉइंट्स आता है ना कि जानवरों में भी होती थी, क्या? हाँ होती थी। हॉर्स, कैमल्स और डोंकीज तक हुआ करते थे। और इवन एग्जॉटिक फूड आइटम्स, एग्जॉटिक का मैंने आपको पिछले लेक्चर में सारा डिटेल में बताया था क्या होता है, जो नेटिव नहीं होती बेसिकली। तो एक दूसरे के साथ फूल, पेड़ पौधे, फ्रूट्स और जानवर और खाना, सब में ट्रेड हुआ करती थी, ये याद रखिएगा ज़रूर। एक आया हुआ है लिवेंट रीजन। ये लिवेंट रीजन कौन सा है? जहाँ पे जो इसराइल, पैलेस्टीन, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, ये सब जितने भी है ना, ये सब रीजन उस टाइम क्या कहा जाता था? लेवेंट रीजन, याद रखिएगा लेवेंट। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हुआ करता था, एक दूसरे के यहाँ जाना भी होता था, ट्रेड तो होती थी, लोग वैसे भी जाया करते थे, ये याद रखिएगा। और डोंकीज तक की ट्रेड हुआ करती थी। एविडेंस ऑल्सो कन्फर्म द एक्सचेंज ऑफ फ्रूट ट्रीज, याद रखिएगा फ्रूट ट्रीज भी एक्सचेंज हुआ करते थे, जैसे मैंने भी बताया पेड़ पौधे, फ्रूट्स वगैरह सब हुआ करते थे, ट्रीज तक भी हुआ करते थे। और एक ना ट्रूथ एनालिसिस जब करते हैं ना किसी का, तो उसमें बेसिकली करते क्या है, द कैलकुलस हियर रेफर्स टू द प्रोटीन एनालिसिस। ट्रूथ का जब पुराने शरीर इन्होंने निकाले हैं जो 5,000 साल पुराने हैं आर्कियोलॉजिस्ट में, तो उसका ट्रूथ एनालिसिस करते हैं, उसको प्रोटीन एनालिसिस भी कहते हैं। वो कंफर्म करते हैं कि उस टाइम के लोग कैसा खाना खाया करते थे, याद रखिएगा प्रोटीन एनालिसिस कहते हैं उसको। और द इंडस्ट्रियलाइजेशन ये हम पढ़ ही चुके हैं। मेटलर्जी जो है वो प्रैक्टिस होती थी, मेटलर्जी आप सबको पता ही क्या होता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन और रिमूव फ्रॉम द स्टेज। और जो आयरन एज है हमें पता ही है 500 BC के आसपास थी, उससे पहले ब्रॉन्ज एज थी।
or in business trade between this region and Central Asia, Mesopotamia, and Southern Europe was practiced. All this was happening long before the Silk Route was established. कई बार ये स्टेटमेंट आ जाती है कि सिल्क रूट के टाइम ही ट्रेड शुरू हुआ था क्या, उससे पहले भी था, उससे पहले भी था. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. और भाई मेरी रिक्वेस्ट है, जो सुनता है भाई, चाहे लाइक करो अनलाइक करो, बट करा करो, ताकि मुझे पता चले एक्चुअल में लोग कितने देख रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. हैव अ गुड डे. बाय.